नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। जीवन की शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक पेड़ हमारा सहारा बनते हैं, क्योंकि अंतकाल में हमारा शरीर जब पंच तत्व में विलीन होता है तो अग्नि पेड़ों की लकड़ी से ही मिलती है। और इस पर्यावरण के प्रति एक युवक का प्रेम ऐसा जागा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ठान लिया कि कैसे पर्यावरण को अच्छा बनाया जाए। और वो लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उनका है। तो खास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी से, जिनका नाम है राजा भैया परिहार। कि जो आपका ये लगाव है पेड़ पौधों की तरफ, ये शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपका मन इस ओर गया है कि पेड़ पौधों से आपका लगाव हो गया? पेड़ पौधों से लगाव मुझे उस टाइम हुआ जब मेरे दादाजी पेड़ पौधों लगाते थे, और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए मेरे दादा सब्बल से गड्ढा खोद के चारों तरफ वो उसमें जो कांटे होते हैं ना, कांटे की बारी होती है, वो करते थे। तो दादा ने मुझे बताया कि पेड़ पौधे हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमेशा काम आता है। मेरे दादा ने भी बहुत पेड़ लगाए हैं मेरे गांव में। आप कभी जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े महुआ खड़े हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। और प्रेम मेरा जागा है उस दिन से, जिस दिन से मैंने एक वृक्ष को अपने गले लगाया और मैंने महसूस किया कि इसमें जान है। भला ये बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने जान इसमें भी दी है। और दिल्ली शहर में रह के जो पॉल्यूशन मैंने देखा, उस पॉल्यूशन में हर बार जो बीमारियां, बैक्टीरिया और लोगों को सांस में दिक्कत, जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण चल रही हैं। हमारे देश में आज पेड़ पौधे लगातार कट रहे हैं। सरकारें लगाने के लिए तो पैसा बहुत खर्च कर रही हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वैसा काम हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ कदम आगे बढ़ाता हूँ, और आज इतना आगे हो गया कि मेरे से क्षेत्र के लड़के जुड़ गए हैं। गांव-गांव में पेड़ पौधे लग रहे हैं, और मैं उनकी समय समय पर जानकारी भी ले रहा हूँ। अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य मन में क्यों आया है कि हमें 1 करोड़ ही लगाना है? लक्ष्य कुछ और भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, 1000 भी हो सकते थे, बिल्कुल हो सकता था। लाख भी हो सकते थे, लेकिन 1 करोड़ का लक्ष्य क्यों लिया? 1 करोड़ का लक्ष्य मैंने इसलिए लिया कि जब आदमी बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटे-मोटे लक्ष्य तक तो पहुँच ही जाता है। अगर मैंने 1 करोड़ का लक्ष्य लिया है, और मुझे पता है कि मैं अपने जीवन में, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं 1 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगा सकता हूँ। जिस तरह आज मैं हर साल 50,000, 60,000, 70,000 एक साल में पेड़ पौधे लगा ले रहा हूँ। तो और मेरे लक्ष्य में साथ देने के लिए इतने सारे युवा जुड़ गए हैं, जो जिस किसी गाँव में चला जाता हूँ तो 8-10 हज़ार तो हम लोग 1-2 दिन में ही लगा लेते हैं, 10,000 के आसपास। अच्छा। पहले गड्ढे खोद लेते हैं कुछ दिन पहले, फिर एक साथ पेड़ पौधे लगाते हैं। तो 2-4 दिन में 8-10 हज़ार हम लगा लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई और किस जगह आपने इसकी शुरुआत की पेड़ पौधे लगाने की? शुरुआत मैंने की है हरियाणा में, हरियाणा का गुड़गाँव में। गुड़गाँव में एक गार्डन है, और मेरा उस दिन बर्थडे था, जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज आप 70 पेड़ लगाएँ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नई चीज़ करते हैं, नई सोचो। तो हमने अभी सभी मित्रों को इकट्ठा किया, और हम गुड़गाँव के स्टेडियम, देवीलाल स्टेडियम है, उसमें जाके हमने उस दिन 60-70 पौधे लगाए। कुछ पौधे ऐसे थे कि जो इधर-उधर लगे हुए थे, जैसे कचरे के ढेर में, घूरे पर। तो उधर उनसे, वहाँ से निकाल के हमने उनको जीवन दिया कि अगर ये इस जगह लग जाएँगे, क्योंकि वहाँ माली भी है, और वहाँ पानी की भी अच्छी सुविधा है, और खेल-कूद करने वाले लोग सुबह आते हैं, शाम को आते हैं। तो व्यवस्था भी नहीं होने के बाद भी कई बार हमने जो है ना, पॉलीथिन से या घर से सामान लेके उन उन पेड़ पौधों पर पानी वगैरह हमने डाला। तो शुरुआत उस दिन से हुई है ज़्यादा।
उस दिन से मेरे को जो खुशी मिली, जो मेरे दोस्तों ने हम सब ने मिलके ठाना कि हम सब मिलके पूरे भारत में पेड़-पौधे लगाते हैं। बस इतना है कि मैंने 1 करोड़ का लक्ष्य लिया, 1 करोड़ के लक्ष्य से ज़्यादा मैं नहीं मानता कि कुछ ज़्यादा है। जीवन में आदमी करोड़ों पेड़ लगा सकता है, 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आपको कितना समय हुआ इस अभियान को शुरू किए हुए और कितने पेड़ पौधे आप लगा चुके हैं? 10 साल में करीब 1.5 लाख के आसपास मैं पौधे लगा चुका हूँ, जिसमें फल फ्रूट के हैं, आम है, नींबू है, कटहल है, अमरूद है, अशोक है, पीपल है, नीम है और जो फूल के भी हैं, फूल के इसलिए कि माताएँ, बहनें जो पूजा करती हैं, उनकी ज़्यादा माँग थी कि हम जो है ना सुबह-सुबह कहीं दुकान पे या इधर-उधर नहीं जा सकते, तो हम अपने घर में गमलों में लगाएँगे, तो हमने उनको भी घर-घर जाके पेड़-पौधे दिए, फूलों वाले, गुलाब, तुलसी सब दिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार ये देखा गया है कि आपने कैंप लगा के पौध का वितरण भी किया है, चाहे वो दिनारा के मेले की बात करें या कहीं दूसरा जो आयोजन होता है। बिल्कुल, कैंप लगा के आप पौधा वितरित करते हैं, साथ में एक कार्ड भी लोगों को देते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि अगर पौधा खराब हो जाता है तो उसको गारंटी रिप्लेस कार्ड, करेंगे, गारंटी कार्ड देते गारंटी हैं। कार्ड। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है? वो गारंटी कार्ड क्यों देते हैं? वो गारंटी कार्ड इसलिए देते हैं कि अ, जैसे हमने किसी को पौधा दे दिया और मेरे जहाँ से हम पेड़-पौधे खरीदता हूँ मैं अपने पैसे से, तो वो नर्सरी वालों से मैंने बोला हुआ है कि अगर आपका कोई भी पौधा सूख गया, तो आपको देना पड़ेगा। पानी हम डालते रहेंगे, अगर पानी डालते हुए भी सूख गया तो खराब हो गया तो। और जब मैं हज़ारों, लाखों की संख्या में पेड़-पौधे ले रहा हूँ, तो वो इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए मैं उन्हें काट देता हूँ, कि वो ऐसा ना सोचे कि हमने एक बार ले लिया, तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर हम काट देते हैं, तो वो दोबारा लेने के लिए आते हैं बेचारे और सिर्फ़ उनकी रुचि बढ़ाने के लिए मैंने उन्हें काट दिया। ये भी देखा है कि आप जब भी कि आपके मित्रगण का या किसी परिचित का बर्थडे या अन्य कोई उत्सव होता है, तो भी आप एक पौधा लेके पहुँचते हैं उसको देने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इसको लेके? इन सब चीज़ों के प्रति आपका मैंने उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे में लोगों की रुचि बढ़ाना। अगर मैं कहीं पे जन्मदिन में या शादी में पौधे लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, देखते हैं, फिर पूछते हैं, फिर बातचीत आगे बढ़ती है, तो उन्हें विस्तार में बताता हूँ कि पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहे हैं हम। अगर बाहर जो डॉक्टर लगाते हैं उस हॉस्पिटलों में, उससे अच्छा तो जो है ना पेड़-पौधे लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं किसी को पौधे देता हूँ, किसी जन्मदिन पर, शादी में, तो वो 10 जगह चर्चाएँ होती हैं, फिर पेड़-पौधों की बातें होती हैं, तो ये माइंड में हमेशा चलता रहे, इसीलिए उनको मैं शादी-विवाह में पेड़-पौधे देता हूँ। अच्छा, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेड़ पौधे का जो काम आप कर रहे हैं बृहद स्तर पे, साथ साथ आपका एक जॉब क्या है? क्योंकि आपका लगातार दिल्ली आना और फिर के बिल्कुल, यहाँ कर आना, बिल्कुल। क्षेत्र में जाना, तो जॉब हाँ, के बारे में बताएं थोड़ा दर्शकों को कि आप बिल्कुल। जॉब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इसके लिए समय कैसे निकाल पा रहे हैं उसमें से? जो सिक्योरिटी कंपनी है, ईगल सिक्योरिटी, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरे पास सैकड़ों लड़के लगे हुए हैं। लोगों को रोज़गार भी दे रहा हूँ। इस क्षेत्र के 60 के आसपास मेरे पास लड़के लगे हुए हैं कर्रा विधानसभा के। और सिक्योरिटी लाइन एक ऐसी लाइन है कि इतनी व्यस्त बिजी नहीं है। मैं सिर्फ़ मेरे साइन होते हैं, बाकी अकाउंटेंट हैं, सारे पीएफएसआई वाले, सारा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। मैं जाता हूँ सिर्फ़ बिलिंग के टाइम पर 1 से लेकर 10 तारीख तक मेरा रहना वहाँ ज़रूरी होता है। और इस बीच अगर मैं नहीं भी रहूँ, तो साइन ऑथराइज़ वाले मेरे सुपरवाइज़र मैनेजर हैं, वो देख लेते हैं सारा काम। और मैंने पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया। हम्म, अब ये है कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि इस देश के लिए, इस अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग कहें कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। कि पेड़ पौधों की रुचि तो आपकी है ही, साथ में ये देखा जा रहा है कि 2-3 साल से आप अंचल में जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते खास करके जब सर्दियों का सीजन हुँ, चालू हुँ, होता है, हुँ, हुँ। टूर्नामेंट में भी आपकी काफ़ी रुचि है और वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं गांव में। तो बिल्कुल। ये इसके पीछे क्या रणनीति है कि बच्चों को क्रिकेट के क्षेत्र में क्यों आगे ला रहे हैं? अ, मानसिक और शारीरिक रूप से खेल बहुत ज़रूरी है। खेल में रुचि मतलब इस तरह रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ रहें। और दूसरी चीज़, जहाँ क्रिकेट होता है वहाँ युवा बहुत अधिक संख्या में आते हैं। तो अपने जो दिल की बात है,
युवाओं से कहने के लिए सबसे अच्छा मंच है। क्रिकेट मंच जो सबसे अच्छा मंच है जहाँ मैं अपने दिल खोल के युवाओं से दिल की बात कर लेता हूँ और मुख्य रूप से अपने पेड़ पौधों के लिए जो उन्हें बताना होता है और युवाओं को समझाओ तो वो पूरे क्षेत्र को हर जगह-जगह जहाँ-जहाँ के से आते हैं, हर जगह अपने स्कूल में, गाँव में, माता-पिता से सबको पेड़-पौधों के बारे में बताते हैं। अपनी टीम को इकट्ठी करने के लिए टीम बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं क्रिकेट का प्लान मेरे दिमाग में आया कि क्रिकेट करो, जिससे कि अपने दिल की बात आप जगह-जगह कह सको। राजनीति की अगर बात करें तो निकट भविष्य में जिला पंचायत और पंचायत का जो त्रिस्तरीय बिल्कुल, ढांचा है उसका चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल के आती है कि आप चुनावी तैयारियों में भी रुचि रख रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत है। तो क्या कहेंगे राजनीति में लेके कि राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं? वैसे तो अभी ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं बिज़नेस दिमाग से सोचता हूँ कि मुझे तो युवाओं को जागृत करना है। युवाओं से ये कहना है कि जो पढ़ा लिखा है, जो ईमानदार है, उसी को वोट करें। अपने गाँव-गाँव में समझाएँ कि हमें पढ़ा लिखा, ईमानदार व्यक्ति को ही वोट दें, जिससे हमारे गाँव का, देश का विकास हो सके। भ्रष्टाचारी जो है ना, कितना भी ताकत लगा लें, वो एक ना एक दिन युवाओं के सामने उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और जहाँ तक विधानसभा या जिला पंचायत का सवाल है, अगर मान लो भविष्य में ऐसा कभी मौका आया, मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी तक आपने किसी पार्टी से नाता भी नहीं जोड़ा है, चाहे बात बिल्कुल, कांग्रेस की करें या भाजपा की करें। बिल्कुल। तो बिना पार्टी में आए या बिना पार्टी ज्वाइन करे कैसे मानते हैं आप कि राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे आप? बिल्कुल अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि संगठन मेरे पास जो युवाओं का संगठन है और मैं युवाओं को जिस तरफ ले जाना चाहूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो चली जाएगी। लेकिन मैं एक अच्छे व्यक्ति की खोज में हूँ, कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ मैं अपनी ताकत को जोड़ दूँ और विधानसभा का भला हो सके। लेकिन आज का जो परिवेश कहता है वो राजनीति का एक स्वरूप बदला हुआ है, क्योंकि राजनीति में अब लोग सेवा की दृष्टि से शायद बिल्कुल, नहीं आ रहे। तो आप क्या मानते हैं इसको लेके? मेरा यही मानना है कि राजनीति तो सेवा के लिए होनी चाहिए। अब अगर हम जो देश के लोग हैं, अगर वही हर जगह जाने आने लगे, प्रतिनिधि होता है कि हमने अपना प्रतिनिधि इनको बना दिया है, जैसे सरपंच हो गया, पंच हो गए, जनपद हो गए, विधायक जी हो गए। तो ये एक अंग है हमारे देश को चलाने के लिए। और अगर लेकिन ये आज के टाइम में अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जगह-जगह काम नहीं हो रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, चाहे आप तहसील में चले जाओ कहीं, किसानों को आज के टाइम सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को बनाएँ, ऐसे व्यक्तियों को अपना वोट दें कि जो किसानों की, युवाओं की दिल की बात सुन सके। रोज़गार नहीं है हमारे विधानसभा में, तो रोज़गार लाने वाले, अब जब अगर नेता अच्छे होंगे तो तभी हमारे देश का भला होगा। ये पेड़ों का डॉक्टर भी आपको कहा जाता है और ये कई बार देखने सुनने में भी आया है कि आपकी टीम के 2-4 सदस्य होते हैं, कार से आप जा रहे होते हैं। कई बार हाईवे पर आपको पेड़ टूटा मिला है, हाँ, झुका मिला है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका ट्रीटमेंट भी आपने किया है। तो बिल्कुल। ऐसा कोई एक वाकया जो आप बताना चाहेंगे जिसमें आपने पेड़ों को जीवन दान दिया हो डॉक्टरी करके? अ, ऐसे वाक़या है करेरा हाईवे पर, झांसी साइड हम जा रहे थे, तो एक पेड़ हमें टूटा हुआ दिखा और वो हरा था। मुझे लगा कि फ़िलहाल रात में ही किसी एक्सीडेंट से या किसी कार ने, किसी ने उसको तोड़ा होगा। पेड़-पौधों की मुझे हर पेड़ में जान दिखाई देती है। जिस तरह इंसान में जान है, उस तरह पेड़-पौधों में जान है, तो मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो। ऐसे ही मेरे लिए पेड़ है। तो जब मैंने देखा कि अगर ये अभी ज़िंदा है, इसका अगर मैं इलाज कर देता हूँ, तो ये सालों तक टिका रहेगा। तो मेरे मित्र थे और नीरज, भानु पटवारी और हम लोग 3-4 लोग थे और हमने, पेड़ बहुत बड़ा था, तो रास्ते से निकलने वाले राहगीरों की भी हमने मदद माँगी, रस्से मँगाए। फिर उसको जो नीचे डला हुआ था, लकड़ियाँ मँगाई, उसको गाड़ा, फिर
पानी मंगाया, उसको जो है ना उसका ट्रीटमेंट चारों तरफ से उसको बांधा रस्सियों से कसा, और वो आज वो पेड़ जिंदा है, बच गया। अगर हम उस दिन हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो पेड़ ख़त्म हो जाता। तो ये जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोग थोड़ा जागरूक नहीं है, मौसम भी चेंज हो जा रहा। अगर अपन इसी साल की बात करें तो गर्मी जो एक महीने बाद आना चाहिए थी, लगभग एक महीने पहले वो पहले आ गई, टेम्परेचर आ पहले चुका है। टेम्परेचर आ चुका है। आम का बौर की बात करें तो आम का बौर भी पहले आ गया है। अगर पलास की बात करें तो पलास का फूल भी, जो कि चैत्र में दिखता था बिल्कुल खिलते हुए, बिल्कुल आज एक महीने पहले वो भी खिला है। बिल्कुल। तो जो मौसम चेंज हो रहा है, इसके पीछे क्या कहेंगे आप? लोगों ने ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे काट दिए हैं, जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे देख लिया जाए हमारा सिपरी का जंगल ही पहले कितना हुआ करता था, और आज बहुत कम बचा हुआ है। लगातार लकड़ी काटी जा रही है। प्रशासन सब कुछ देखते हुए मौन है। तो सर ऐसा तो होना ही है, और आने वाले टाइम में इससे भी खतरनाक रूप ले लेगा ये वातावरण। आज जो हम देख रहे हैं कि गर्मी है, एक महीने लेट आती, लेकिन वो पहले आ गई। तो धीरे धीरे कटाई हो रही है जंगलों की। मैं लोगों को समझाता हूँ कि मत काटो। अब आने वाले टाइम पता ऐड आती है कि गैस सिलेंडर लेके लगा रहे हैं नाक से, और मार्केट कितना बताते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। कुछ पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, सबको संतुलित रहना चाहिए, और ये सब पेड़ पौधे ही हैं जो वातावरण को संतुलित रखते हैं। गांव-गांव में हम कैंप लगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा हमारे क्षेत्र में परिवर्तन तो आया है, लोगों ने कम कर दिए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पेड़ पौधे काट के इधर प्रशासन से मिली भगत करके कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन उनका रख रखाव कर पाना एक बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि जब तक लगभग मैं मानता हूँ कि 2 या 3 साल तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक वो शायद उतना ग्रोथ नहीं करेगा, या वो अपने आगे की जो प्रक्रिया है पेड़ की बढ़ने की, वो शायद नहीं कर पाता। तो इसके लिए कुछ खास चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहें, अगर वो पौध लगाते हैं तो पौध को कैसे उसकी देखरेख करनी है, वो कब तक उसकी देखरेख करनी है? करीब करीब जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो 3 साल तक उसकी देखरेख बहुत ज़रूरी है। वो एक बच्चा होता है, जिस तरह हम अपने बच्चे की 3 साल 4 साल तक देखरेख करते हैं, और इस तरह पेड़ पौधे करने चाहिए। अब उसको या तो फिर बाउंड्री की जाए, चाहे वो पत्थर की हो, गुम्मे की हो, या फिर जाली लगा दी जाए। और बरसात में तो चलो चल जाता है, अगर पानी प्राकृतिक रूप से उसे मिलता रहता है प्राकृतिक के दिन से। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़रूरी है पानी देना। गर्मियों में 3 टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। और जिस तरह मैंने बोला कि अगर जब धूप ज़्यादा पड़ती है, उस पर बहुत असर होता है, इंसान पे असर होता है। वो भी पेड़ ही बच्चा है, तो पतली सी अगर उसमें वो लगा देते हैं हम बॉल, और उसमें टिप टिप जैसे ऑक्सीजन के टैंक लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज की बोतल होती है ना, इस तरह से अगर उस पर लटका के और नीचे उस पर रख दिया जाए सभी पेड़ों पर, तो वो टप टप उस पर गिरता रहेगा नीचे जड़ पर, और वो जिंदा रहेगा। तो ऐसे करना चाहिए। निश्चित रूप से आप जो काम कर रहे हैं बड़ा पुण्य का काम है, और लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिस हिसाब से आपके साथ एक टीम बन पड़ी है। बिल्कुल। तो अंचल के जो और लोग हैं, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं आपके बारे में? आपको भी बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। मुझे ज़्यादातर सुनने को यही मिलता है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे चुनाव की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं, आप लोग 2-4 हज़ार लगा के दिखाएं, और मैं आपके साथ रहूँगा। मेरे साथ आज तक किसी भी नेता ने एक पौधा नहीं लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं किया कि चलो आज हम वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं। चुनाव में देखा जाता दारू, मुर्गा, इसमें लोग पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा देश हरा भरा हो, हमारे देश का प्राकृतिक रूप ठीक रहे। जिस तरह से अगर सर सिर पे बाल नहीं होते हैं तो कितना बेकार लगता है, और अगर सिर पे बाल हो कितना अच्छा लगता है। तो गंजा, जैसे हमारी ज़मीन को, हमारी धरती माँ को लोग लगातार गंजा करते जा रहे हैं।
जब धूप में कोई निकलता है और उसे एक पेड़ 1-2 किलोमीटर दूर दिखाई देता है, धूप तेज़ होती है, तो उसके नीचे रुकने का मन होता है, और जब रुकता है व्यक्ति तब उसे उस पेड़ का महत्व का पता चलता है कि कितना ज़रूरी है पेड़-पौधे। तो मैं ये कहूँगा कि मैं दारू मुर्गा में खर्च नहीं करना चाहता। मैं देश सेवा में अपनी मातृभूमि के लिए पैसे खर्च करना चाहता हूँ। आप पौधे किसी को वितरित करते हैं, देते हैं, या कई जगह देखा जाए तो आपने खुद पहुंच के पौधे लगाए हैं, चाहे वो थाना परिसर हो या बिल्कुल। करेरा का गणेश घाट का बिल्कुल। जो गणेश उपवन हो, बिल्कुल। या और भी जगह ऐसी हैं जहां आपने खुद जाके वृक्षारोपण किया, अपने हाथ से पौधे लगाए हैं। तो इनकी स्थिति क्या है? इनको बीच में देखने के लिए भी आप पहुंचते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। तो ये सब कैसे कर पा रहे हैं इनको? क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो मर बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ढूँढने से क्या नहीं मिल जाता। हम्म। तो जब मैंने ढूँढे तो मुझे बहुत सारे लोग मिल गए जो पेड़-पौधे से प्यार करते हैं। तो जगह-जगह जो भी हमने टीम बनाई और उस टीम को काम दिया कि भैया आप एक दिन आप डालो पानी, एक दिन आप डालो, देख-रेख करो। तो इस तरह से जो है ना, हमने हर जगह टीम बना रखी है। अब गणेश उपवन की ले लो, वहाँ करेरा में इतने अच्छे लोग हैं कि वो सुबह आ जाते हैं, पेड़-पौधों की सेवा करते हैं, पानी डालते हैं, देखते हैं। और मैं भी जब भी दिल्ली से आ जाता हूँ और टाइम मिलता है तो मैं भी आ जाता हूँ कभी-कभी। हैं, पर्यावरण को तो सुधार ही रहे हैं, उसके साथ साथ गरीब कन्याओं का विवाह ये भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं जरा, ये पूरा क्या है मामला? क्या है कि अच्छी जगह थोड़ा-सा धन लग जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे गरीब कन्याओं की शादी है, ऐसे बहुत सारे माँ-बाप हैं जो उनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी कर सकें। इच्छाएँ तो बहुत होती हैं माँ-बाप की कि हम अपने बच्चों की शादी ऐसे करें, अच्छे से करें, धूम-धाम से। तो कुछ लोग हैं जो मेरी टीम के लोग हैं, और वो आए मेरे पास एक दिन कि भैया ऐसी-ऐसी बात है कि कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी करने वाला कोई नहीं है, उनके माँ-बाप नहीं हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रहती हैं, कैसे करके उन्हें अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं मदद करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम किसी को ज़िंदगी देते हैं, उनकी शादियाँ करा देते हैं। तो ऐसे भी हैं कि क्षेत्र में जहाँ-जहाँ गरीब लड़कियाँ हैं, मैं तो लड़कों के भी कह रखा है, अगर लड़के भी गरीब हैं तो मैं उनके लिए भी करता हूँ। अच्छी बात है, और मैं लोगों को से कहता हूँ कि आप भी सभी लोग जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादियों में मदद करें। अच्छा लगता है अच्छा करने से। मेरा तो दिल खुश हो जाता है। जी। शिक्षा एक बहुत अहम रोल अदा करती है जीवन का व्यक्तित्व निखारने के लिए। तो शिक्षा को लेके भी आपने अगर कोई प्रयास किया हो, तो वो क्या प्रयास आप कर रहे हैं शिक्षा को लेके? शिक्षा के लिए अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रहा हूँ कि गाँव-गाँव निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर खोलने का मेरा प्लान है, जिससे 9वीं से लेकर 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण ले सकें। उसको हमारी कंपनी डिप्लोमा भी देगी, जिससे वो कहीं भी दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर सीखा हुआ है। और बच्चों की एजुकेशन में रुचि बढ़ाने के लिए आज, क्योंकि अब कंप्यूटर युग चल रहा है आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा चलेगा, तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की मुलाकात में हमारे साथ थे राजा भैया परिहार, जो कि एक समाज सेवी हैं, और समाज सेवी इसलिए कि इन्होंने 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तो रखा ही है, जो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक सुखद अच्छा पर्यावरण और वातावरण देगा। इसी के साथ गरीब कन्याओं की शादियों की बात हो या बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, क्योंकि आज के ज़माने में वो व्यक्ति जिसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, निरक्षरता की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि आज एंड्रॉयड का ज़माना है। तो निश्चित रूप से एंड्रॉयड और कंप्यूटर ये दोनों चलाना आना चाहिए। और बच्चों के लिए यदि राजा भैया ये सोच रखते हैं कि कंप्यूटर सेंटर गांव-गांव में खुलवाएंगे, वहाँ बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी देंगे, तो इनको समाज से भी कहना लाजमी है। अगली एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज़, करेरा।